We have got 5 types of essays in IELTS examinations. Good evening, Arundhati. 5 types of essays in IELTS examinations. First is opinion essay. Second is discussion-based essay. Third is problem solution, advantages, disadvantages, and finally we have got double questions essay. Now, you must also be knowing simultaneously that usually people face lots of problems in IELTS writing, and it is not because of the fact that they don't know English. It is only because of the fact that they don't know the format of writing in IELTS. So, if you listen to this lecture carefully and if you, pay attention to the small instructions that I give you, I am sure you'll be able to write a fantastic essay in IELTS. Now, let us take a small topic of IELTS essay today. Yeah, can you read, Darshana? The tendency of human beings to copy one another in increasing in popularity. Is this a positive or a negative development? What can be done about it? Okay, so before I get started, let me explain you the essay. ह्यूमन बींग्स की एक टेंडेंसी होती है कि एक दूसरे का कॉपी करते हैं और ये जो टेंडेंसी वो बढ़ रही है. इट इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट समथिंग, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. पीपल ट्राई टू कॉपी व्हाट अदर्स आर डूइंग. तो आपको 2 सवाल पूछे गए. फर्स्ट, इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? सेकंड, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट? आप उसके लिए क्या कर सकते हो? नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन टू ईच एंड एवरीवन. Is this, what type of essay is this? Out of the 5 essays that I just mentioned, what type of essay is this? Please write in the chat box. What type of essay is this? No, it is not a discussion based essay. Discussion based hota to Arundhati aisa likha hota कि discuss both views and give your opinion. This is not a discussion based essay. Yeah, it is also not an opinion based essay, Hemangini. इट इज अ डबल क्वेश्चन ऐसे. ये जो आपका है वो है डबल क्वेश्चन ऐसे. डबल क्वेश्चन मतलब आपको 2 बेसिक सवाल पूछे गए हैं. नंबर 1, is this a positive or a negative development? Number 1. And second one is what can be done about it? आप उसके बारे में क्या कर सकते हो? तो पहले जब आप ऐसे लिखना चालू करें उसके पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि whether what type of essay is this. So it is very clearly no, it is not a discussion both sides वाला ऐसे. वो भी नहीं है. I don't understand why people are not able to understand कि ये सिंपल सा है. 2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं. पहला कि ये सवाल, क्या ये डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा इसके बारे में क्या किया जा सकता है. नाउ व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग और बिफोर यू जंप ऑन टू राइटिंग, आई स्ट्रांगली एडवाइज एवरी स्टूडेंट टू मेक श्योर दैट पहले फॉर्मेट तो समझो आप. पहले टाइप ऑफ एसे देखो कौन सा है, क्योंकि टाइप ऑफ एसे से काफी निर्भर करेगा आपका फॉर्मेट कैसा होगा. So if you understood that this is a question based essay, जो 5वें टाइप का ऐसे, अगर आप काफी लोग कंफ्यूज्ड है कि सर ये कौन से टाइप का ऐसे, तो मैंने आपको ऑलरेडी आपके पास वीडियोस है, मतलब आई मीन रिकॉर्डिंग्स है जहां पे मैंने 5 ऐसे आई हैव वेरी कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कि क्या क्या करना है. नाउ व्हेन इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऐसे, तो आपने 4 पैराग्राफ लिखने हैं. द फर्स्ट इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन, इन विच यू आर गोइंग टू राइट पैराफ्रेजिंग, और जहां पे आप ये दोनों जो सवाल है उसका जवाब दोगे इन द थीसिस स्टेटमेंट. सेकंड पैराग्राफ, दैट इज बॉडी पैराग्राफ 1, इज गोइंग टू बी गिविंग द आंसर, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है. बॉडी पैराग्राफ 2 इज गोइंग टू गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, एंड फाइनली इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय कंक्लूजन. तो ये बहुत डिस्टिंक्ट है. इट इज वेरी क्लियरली मेंशन दैट आपको 4 पैराग्राफ लिखने हैं, एंड दैट कैन बी ओनली डन इफ यू हैव अंडरस्टूड स्पेसिफिकली कि ये कौन से टाइप का ऐसे है. सो लेट अस गो फर्दर. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. मैंने पहले भी बताया था कि whenever you start writing the essay, you are given very good 40 minutes to write, and this is not a small time student. ये बहुत काफी टाइम है आपको ऐसे लिखने के लिए. तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको समझे. तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दर्शना, could you read? Copying means, just a minute, I believe that Darshana, मैं अरुंधति को बोलता हूँ. अरुंधति, could you read? Yes, sir. So can you Copying read this? means, copying means if one is wearing a t-shirt and a jeans, you are also wearing the same. Or one is work aspect. If someone is making money by doing pharmaceutical business, you also copy the same.
सो आप जानते हो कि फॉर एग्जांपल कोरोना में ऐसा ही तो हुआ था। कोरोना में आधे लोगों ने मास्क बनाना चालू कर दिया था, तो किसी ने ये भी देखा कि मास्क बन रहे, तो सब लोगों ने मास्क बनाना चालू कर दिया। सो यू आर कॉपिंग, कॉपिंग शायद आप स्टडी के बेस पे भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर इंस्टेंस योर फ्रेंड हैज टेकन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू आर आल्सो टेकिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग विदाउट थिंकिंग whether this field is actually interested, you are interested in this field or not। और बिजनेस में भी कॉपी हो सकता है। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि कॉपी किसको कहे हम। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कॉपी मतलब इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू बिजनेस, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन आल्सो बी अबाउट ड्रेसिंग। इफ योर friend has worn a jeans and a t-shirt, and if it is and you would also want to wear the same, तो ये भी तो एक कॉपी है। तो पहले ये समझना पड़ेगा। when you have got 40 minutes to write an essay, I earnestly request you 5 मिनट स्पेंड करें कि मैं ये समझूं कि ये ऐसे क्या है। और मेरा हर वक्त ये मानना रहता है कि ऐसे को 5 बार रीड करें। मेरा ये हर वक्त मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप 5 बार ऐसे रीड करेंगे तो यू विल एग्जैक्टली नो कि ऐसे क्या कहना चाहता है एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू इन द ऐसे। जैसे कि इस केस में कॉपिंग का मतलब आप समझ गए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आप करोगे ऐसे लिखने से पहले। सर ये क्या है? नाउ इन दिस ऐसे या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझे कि कौन से ऐसे वर्ड्स है जो बार बार रिपीट होने वाले हैं। नाउ इफ आई से द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू कॉपी वन अनदर, तो मेरा मानना ये है कि कॉपी जो शब्द है वो ऐसे में आप बार बार रिपीट करोगे। And if you repeat the same word, copy again and again in the first para, then in the second, para, third para, and then finally in the conclusion, it shows that you got very limited vocabulary. तो एग्जाम के पहले क्या करें, जब आप ऐसे लिखना चालू करते हो, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि पहले ये सोचो कि कॉपी के कौन से वर्ड्स है जो मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि बार बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने पहले से इसको रखा है, मैं इसको ब्रेनस्टॉर्म करके मैं अपने क्वेश्चन पेपर पे या तो फिर कोई भी ब्लैंक पेज है उस पर मैं लिखूंगा कि भाई कॉपी का मतलब है इमिटेटिंग, दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ दैट। फिर दूसरा है रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेट मतलब उसको कॉपी करना। डुप्लीकेटिंग, अगर डुप्लीकेट है तो उसका मतलब नॉट ओरिजिनल। सी समटाइम्स आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी वर्ड, फॉर एग्जांपल ये बड़ा ब्लैक है, ये इसका ब्लैक कलर है, तो इफ यू आर नॉट गेटिंग अ सिनोनिम ऑफ ब्लैक कलर यू कैन आल्सो राइट नॉट वाइट। फॉर एग्जांपल अगर वो है कि सी इज अगली, तो यू कैन आल्सो से दैट सी इज नॉट ब्यूटीफुल। या तो फिर ही इज फॉर एग्जांपल ही इज शॉर्टर, तो अगर शॉर्ट का आपके पास सिनोनिम नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हो कि ही इज नॉट टॉल। तो कहने का तात्पर्य है कि इट्स नॉट ओनली नेसेसरी कि आपको वर्ड्स वही उसके एग्जैक्टली सिनोनिम्स होने चाहिए, आप आगे नो या नॉट लगा के भी उसका सिनोनिम मतलब सिनोनिम कर सकते हो। जैसे कि डुप्लीकेटिंग मिल गया आपको, तो डुप्लीकेटिंग जैसा कोई वर्ड भी नॉट ओरिजिनल, सो वैसे भी आप सिनोनिम्स लिख सकते हो। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन फ्यू वर्ड्स, जॉटेड फ्यू वर्ड्स which I know are going to come down in my essay, in possibly every paragraph. Then दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो आप प्रैक्टिस, ये तो आप याद ही कर लो। काफी बार ऐसा पूछा जाता है, नंबर ऑफ केसेस यू आर गिवन दैट देयर इज अ फिनोमिनन दैट पीपल आर यूटिलाइजिंग प्लास्टिक्स मोर। तो ये फिनोमिनन जो है, ये जो प्रैक्टिस है उसके लिए काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स है। मैं चाहूंगा इस चीज को आप मेमोराइज कर ले। जैसे कि प्रैक्टिस के बदले आप फिनोमिनन लिख सकते हो, you can write occurrences, you can write process, you can write method, you can write custom, you can write procedure, you can write convention, or you can write habit। आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये तो आप मेमोराइज कर ही लो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर एंटायर एसे, ये कभी भी न कभी आपको हेल्प करेगा ही करेगा। इसको आप मेमोराइज कर लो। इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू इन योर एंटायर राइटिंग टास्क टू, क्योंकि इसकी चीज की जरूरत पड़ने वाली है आपको। Understood everybody? Have you taken a screenshot of this? If you are not, if you're not able to write faster, I recommend you take a screenshot. Have you taken a screenshot of this? Write in the chat box. Yes, please write in the chat box. Have you taken a screenshot of this? Okay, great. So this is important. इसका screenshot ले लो, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको. Okay, so now let us go ahead with the introduction part. Yeah, Arundhati, can you read once again? Yes, sir. The question as well. Yeah, tendency. वापस पूछो, वापस read करो. The tendency of human beings to copy one another is increasing in popularity. Is this a positive or a negative development? What can be done about it? Now,
Yeah, just a minute. Now, a good introduction is going to take care of two things. जैसे कि अगर क्वेश्चन बेस्ड ऐसे है तो दो चीजें आपको करनी है. नंबर वन, फर्स्ट यू आर गोइंग टू पैराफ्रेज दिस. इसको आप पैराफ्रेज करोगे. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू पैराफ्रेज. इसको आप पैराफ्रेज करोगे. ये लाइन को आप पूरा पैराफ्रेज करोगे, मतलब इसी चीज को वापस लिखोगे. इट द मीनिंग शुड रिमेन द सेम, but the sentence would change, the phrase of the sentence would change, the structure might change, the synonyms might change. और दूसरा काम ये करना है आपको, you need to give answer of both these questions. Number one, is this a positive development or a negative development? And secondly, what can be done about it? ये दोनों चीजों को आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, तभी जाके एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनेगा. I would recommend, you know, I would want Arundhati to read once again the phenomenon. The phenomenon of imitating each other has become vogue these days. While this may provide temporary benefits and comfort to complete the work, I firmly believe that such blatant copying will only bring unwanted results. This can be reduced by providing importance to original work, which in turn will give encouragement to creativity and innovation. Okay, now I want everybody, because there are very beautiful words being written, so I want everybody to read it once again. अपने दिमाग में वापस रीड कर लो शांति से. So the first sentence is phenomenon. मैंने बताया था कि जब प्रैक्टिस, इसके बदले आप प्रैक्टिस भी कह सकते हो, तो मेथड भी लिख सकते हो. जो मैंने आगे वाली स्लाइड में बताया वो सारे वर्ड्स का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो. इमिटेटिंग मतलब कॉपी करना. Each other has become vogue. What is the meaning of vogue? Can anyone tell me? Is fashion. It is basically a fashion, you know, it's basically a trend these days. मतलब किसी को कॉपी करना एक ट्रेंड हो चुका है. अब now I am going to give answer to the question. मैं अब इसके क्वेश्चन का जवाब दूंगा. First is I firmly believe that such blatant मतलब बिल्कुल shameless. मैं अगर कोई गलत झूठ बोल रहा है तो और बिल्कुल मुंह देखा झूठ बोल रहा है तो हम उसको बोलेंगे you are utilizing blatant lying, or you are blatantly lying. Blatantly मतलब सीधा, मतलब मुंह पे lie कर रहे हो, मतलब बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना lie कर रहे हो. तो blatant copying मतलब बिल्कुल सीधा साधा कॉपी करना, सामने से कॉपी करना, will only bring unwanted results. तो मेरे पहले सवाल का जवाब आ चुका है, is this a positive or a negative development? So I am giving an answer to that question, that अगर ये कॉपी करेंगे तो इससे अनिश्चित रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. अनवांटेड मतलब नॉट फेवरेबल रिजल्ट्स. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? और सवाल नंबर दूसरा जो है, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंस टू ओरिजिनल वर्क. इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ओरिजिनल वर्क को हम प्राधान्य दें, विच इन टर्न उससे ये होगा कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनकरेजमेंट मिलेगा. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? Yes or no? Please write in the chat box, because I have utilized very good words in this just to make sure that you can utilize similar type of language in your examinations. Have you understood everybody? Write in the chat box. Very good. So this is the first paragraph. तो हमने दो काम किया. Number 1, I have paraphrased the essay topic, and simultaneously I have given the answer of these two questions in my introductory paragraph. Let me tell you कि ये जो आंसर आप देते हो इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो, जैसे कि while this may provide temporary benefits and comfort to complete the work, I believe that such blatant copying will only bring unwanted results. ये लंबा सेंटेंस हो जाता है, इसलिए मैंने इसको चेंज, मतलब यहाँ से फुल स्टॉप देके इसको वापस कर दिया है. लेकिन आप अगर छोटा सेंटेंस है तो you can give answer of both these questions in one line only. So there is no, so in that case the essay introduction will only be having 2 lines. यहाँ पे 3 लाइन हो रही है. Okay. Now can you tell me, Arundhati, what I'm going to do in the body paragraph 1? Talk about the fact that it is a negative development. So negative development किस लिए है, कैसे है ये? Yes or no? So I am going to write the body paragraph 1 now. So can you read body paragraph 1? Yes, sir. One major drawback of blindly following people's work is that the thought process will deteriorate and creativity will take a backseat. This will prevent people to think out of the box, and they will slavishly replicate others' work, and great innovation is the result of innovative thinking.
Apple company, for instance, were the pioneers of bringing touchscreen phones before a decade. Their innovative thinking not only changed the entire world, but education became easily accessible to everyone in the world through large screen mobile phones. वेरी गुड. सो देखिए काफी अच्छे वर्ड्स है. पहला एक हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है इंट्रोडक्शन में कि इट्स अ नेगेटिव डेवलपमेंट, इजंट इट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट हाउ दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन बॉडी पैराग्राफ 1. तो यहाँ पे ये लिखा है कि एक बड़ा ड्रॉबैक ये होगा ब्लाइंडली, मतलब किसी को सीधा सीधा कॉपी करने से, ब्लैटेंटली के बदले आप ब्लाइंडली भी कर सकते हो, इज दैट थॉट प्रोसेस जो होगा, इट इज गोइंग टू बी द थॉट प्रोसेस इज गोइंग टू डिटोरिएट. डिटोरिएट मतलब खराब हो जाएगी. एंड क्रिएटिविटी विल टेक अ बैक सीट. बहुत अच्छा फ्रेज है, क्रिएटिविटी विल टेक अ बैक सीट. मतलब क्रिएटिविटी वो पीछे की सीट पे चली जाएगी और उसका कोई फायदा, कोई इसको इस्तेमाल नहीं करेगा. इससे ये होगा कि दिस विल प्रिवेंट पीपल, रोकेगा लोगों को कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बंद कर देंगे, क्योंकि कॉपी करोगे तो क्रिएटिविटी तो मर ही जाएगी. और दे विल स्लेविशली मतलब बिल्कुल गंदी तरह से रेप्लिकेट, मतलब कॉपी करेंगे दूसरे वर्क का, और इनोवेशन, और वो जो इनोवेशन होना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग के कारण वो नहीं हो पाएगा. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट व्हेन यू राइट एन एसे, इट इज इंपॉर्टेंट दैट कम से कम ऐसे में एक एग्जाम्पल होना जरूरी है. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दोनों पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल दे, लेकिन कम से कम एक एग्जाम्पल पूरे ऐसे में होना चाहिए. ये इसलिए होना चाहिए कि इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शन बीइंग गिवन that explain your viewpoint by giving reasons and by giving valid examples. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है एप्पल कंपनी का. आपको सबको पता है, हम लोग आज जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, काफी लोग चाइनीज कंपनीज होती है, जायोमी है, रेडमी है, और काफी सैमसंग है, नोकिया है वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें, हम हमारे पेरेंट्स दे वर यूटिलाइजिंग दिस बटन फोन्स. इफ एप्पल वुड हैव नॉट थॉट आउट ऑफ द बॉक्स, उसने ये स्क्रीन वाले फोन्स नहीं बनाए होते, तो हम आज भी बटन के फोन इस्तेमाल करते होते. तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया दूसरों का, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा. और आज ऐसा हुआ इसके कारण कि एक छोटा सा बच्चा भी है, कहीं पे बैठा है, दूर गांव में बैठा है, तो वो भी एक अच्छा बेहतरीन ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है बिकॉज ऑफ दिस. मेरे हिसाब से काफी लोग बच्चे जो आज शायद ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, शायद सबके पास लैपटॉप ना हो, शायद सबके पास डेस्कटॉप ना हो, तो वो लोग शायद मोबाइल पे भी लेक्चर देख रहे हैं. तो दैट शोज दैट अगर एप्पल ने ऐसा नहीं सोचा होता, तो वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू गेट दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग टच स्क्रीन फोन्स. तो ये एक बेहतरीन सेकंड एग्जांपल बॉडी पैराग्राफ 1 हुआ, जिसमें हमने ये लिखा कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट तो है, लेकिन किस लिए है. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन बॉडी पैराग्राफ 2? Give the solution to this What problem. can be done about it? हम उसका जवाब देंगे. So let us see body paragraph 2. One crucial thing that can be done to discourage such practice is to provide remuneration and incentives to original work and provide stringent punishment to those who practice such methods. This will motivate students to spend time, efforts, and resources to bring ideas of their own and lead to innovation. In number of world-class universities, there is encouragement in terms of scholarships provided to the independent thinkers and suspension handed to those who resort to plagiarism. सबसे बड़ा हम काम कर सकते हैं, इस चीज को अगर बंद करना है तो हमें उनको रेम्यूनरेशन मतलब इनाम देना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे जो ओरिजिनल वर्क लेके आता है उसको. एंड वी शुड आल्सो प्रोवाइड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट. दो चीज एक साथ होगी, एक जो ओरिजिनल चीज लेके आता है उसको हम इंसेंटिव्स देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, अवार्ड्स देंगे, प्राइजेस देंगे, और जो कॉपी पेस्ट करता है उसको हम पनिशमेंट देंगे. आपको शायद ये पता ना हो बिकॉज यू पीपल आर ऑल अटेंडिंग IELTS क्लासेस. When you go to colleges like when you go to countries like Canada, USA, UK, Australia, वहां पे developed countries में plagiarism, जो यहाँ पे लिखा है plagiarism. Can you tell me what is the meaning of plagiarism or plagiarism? Like people copy someone else's work which is already put out publicly. Very good. So सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे इंटेलेक्ट, इसको हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल वेल्थ या तो फिर इंटेलेक्चुअल थिंग जो है, मतलब मेरे दिमाग से मैंने इस्तेमाल करके कोई चीज बनाई है. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली प्लेजियरिज्म का इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ने जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग देयर, इफ यू गो देयर फॉर PR या तो फिर आप पढ़ाई के लिए जाते हो, तो आपके चौथे सेमेस्टर में, इन द लास्ट सेमेस्टर, यू आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट वर्क लिखना होता है, आपको रिसर्च करना होता है. और अगर आपने
किसी सीनियर का या फिर किसी बच्चे का कॉपी पेस्ट कर दिया और उसी चीज को आपने इसको पब्लिश कर दिया, आपने उसको प्रेजेंट कर दिया, देन एंड इफ यू आर कॉट कि भाई आपने किसी में से कॉपी किया है, तो यू विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉलेज और यूनिवर्सिटी. Not only that, your visa will be cancelled and finally you will be deported to India. तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, तो पहले तो ये काम ना करें. दूसरा, यहाँ पे अगर ऐसे की बात करें तो हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हम इनोवेशन जो है, ओरिजिनलिटी है, उसको हम प्राइज देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, और जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं उनको हम सख्त से सख्त पनिशमेंट देंगे. इसी से हम लोग इस चीज को रोक सकते हैं. सो आई बिलीव देयर आर 3 वंडरफुल पैराग्राफ्स बीइंग रिटन. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने पैराफ्रेजिंग किया. देन आफ्टर वी गिव द आंसर ऑफ 2 क्वेश्चंस. इन बॉडी पैराग्राफ 1 वी हैव एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है. इन बॉडी पैराग्राफ 2 हमने ये लिखा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. You people might have different ideas, but the format will still remain the same. And finally, we are going to write conclusion. Let me tell you, students, that in conclusion, what you are doing is you are restating what probably you have written in introduction. Conclusion में कोई नया आइडिया नहीं देना है. आपने वही आइडिया जो इंट्रोडक्शन में दिया है उसको चेंज नहीं करना है, उसको वापस रीस्टेट करना है, पैराफ्रेज करना है. That's what I am going to do now. Can you read the conclusion? Yes, sir. To conclude, despite the fact that duplicating someone's work is a very easy task and saves a lot of time, one must not forget that such practice will lead to loss of originality and society will no longer be able to produce geniuses. Punitive action against such people will definitely eliminate such methods. तो कंक्लूड, देखिए याद रहे कि कंक्लूजन जो है आप सीधा ये 2 वर्ड से ही स्टार्ट करोगे, टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन. दिस आर द ओनली 2 words which you are going to utilize in IELTS. I don't want you people to utilize words like to, finally या फिर lastly, in a nutshell, which is very informal, या तो फिर to, recapitulate. ये प्लीज वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें. इन कंक्लूजन यू शुड ओनली यूटिलाइज वर्ड्स लाइक टू कंक्लूड या तो फिर इन कंक्लूजन फॉलोड बाय कॉमा. याद रहे, कॉमा के बाद जो आप लेटर यहाँ पे जो वर्ड लिखते हो वो उसका पहला लेटर लोअर केस में होना चाहिए इफ इट इज अ कॉमन नाउन. इट कैन बी इन अपर केस इफ इट इज अ प्रॉपर नाउन. जैसे कि अगर होता टू कंक्लूड इंडिया, इंडिया होता तो आई कैपिटल होता, बट बिकॉज डिस्पाइट जो है इट्स अ कॉमन नाउन, डी शुड बी इन लोअर केस. यू माइट बी थिंकिंग दैट सर ये चीज आप क्यों समझा रहे हो, क्योंकि मैं काफी ऐसे चेक करता हूँ. आई हैव फाउंड आउट दैट यू पीपल आर रिपीटेडली कमिटिंग दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स एंड आई वांट यू पीपल टू अवॉइड दोस. अच्छा, वापस आते हैं कंक्लूजन पे. टू कंक्लूड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट डुप्लीकेटिंग मतलब कॉपी करना. अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने कॉपी के लिए पहले जो किया था, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन. हमने पहले ये किया था, आपको याद होता कि ये हमने किया था, ये इसी के लिए किया था ताकि यू कैन यूटिलाइज दिस वर्ड्स अगेन एंड अगेन. आपको पता होना चाहिए कि मैं कॉपी वाले शब्द का इस्तेमाल बार बार करूंगा. तो अगर आपने ये वर्ड्स को पहले से सोच रखा है, इट बिकम्स वेरी मच इजियर फॉर यू टू यूटिलाइज देम in your essay. At that point of time, you would not be wasting your time thinking about those words. तो अगर आपने पहले नहीं किया होता, सोचा होता, तो वापस कॉपिंग वाला ही होता and it would give a wrong impression to the examiner कि ये बच्चे के पास vocabulary की कमी है. तो conclude, despite the fact that भले ही डुप्लीकेट किसी का वर्क कॉपी करना एक आसान टास्क है और शायद हमारा समय भी बच जाता है, हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि ऐसी प्रैक्टिस से ओरिजिनलिटी जो है वो कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी और सोसाइटी एक जीनियस बनाना बंद कर देगी, वो खत्म कर देगी. प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट. प्यूनिटिव इज बेसिकली पनिशमेंट. इट कम्स फ्रॉम द वर्ड पनिशमेंट. प्यूनिटिव एक्शन मतलब पनिशमेंट अगेंस्ट, या तो फिर मैं ऐसा लिखूं पनिशमेंट अगेंस्ट सच पीपल. मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इफ आई डोंट वांट टू राइट पनिशमेंट आई कैन से प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट सच पीपल विल डेफिनेटली एलिमिनेट सच मेथड्स. ये पूरा जो ऐसे है, ये 9 बैंड्स वाला ऐसे है. इफ यू राइट दिस टाइप ऑफ ऐसे, यू आर लाइकली टू गेट 9 बैंड्स. If you look at the number of sentences that I have written in this essay, we'll find out that there are hardly 13-14 sentences only. तो आप 14-15 सेंटेंस में एक बेहतरीन से बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं. Any questions, any doubts? I hope it is understood to everybody. Please write in the chat box. Please write in the chat box if you understood everything. Arundhati, is it clear to you? Yes, very clear. Okay, I want answers from everybody so that people are able to understand. मुझे पता चले कि आपको पता चला है कि नहीं. Understood everybody?
Yeah, thank you so much for writing in the chat box. आप ये कर सकते हो, you can do one thing, you can take a screenshot of this. आप इसका screenshot ले सकते हो. I want you people to take a screenshot of this so that you can, you know, refer this in the future. Although there will be a recording of this session, but ये screenshot होगा तो पूरा recording देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Any questions, any doubts, students? Done? Very good. So let us move ahead now. Let's go on to the second part. Now, before I do that, you know, I would like to announce two things. Number one, do you know that मैंने आज शायद आपको Instagram पे जो latest आया है कनाडा के बारे में, I hope you have gone through the Instagram, you know, post. Can you tell me, Arundhati, what you read in the Instagram post? Like I don't know about the other post. The one that I saw was about that the extension. I mean the limit of 20 hours per week has been lifted up. Yeah, very good. But it is temporary. So it is going to be from 15th of this 15th of November to 30th of December. मतलब 15 नवंबर से लेके 30 दिसंबर, ये इनको फायदा होगा जो ऑलरेडी जाने वाले हैं या तो फिर अभी फिलहाल कनाडा में है, तो उनके लिए कोई अपर लिमिट नहीं होगी. मतलब आपको पता होगा कि if you go to Canada on a student visas, then you know you are required to ऐसा नहीं किसने अप्लाई किया है वो नहीं है, जो वहां पे है वहां पे आप हो उस समय में, तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम्स यू कैन वर्क फॉर फुल टाइम. मतलब आप जितना 40 घंटा काम करना हो तो 40 घंटा काम कर सकते हो. नोबडी इज गोइंग टू कैच यू फॉर दैट. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि ये जो चीज है दैट इज टेम्पररी एंड you can work for full time, you know, during that period from 15th of November to 30th of December. नियम ये है कि if you are going on a student visa to Canada during your studies, योर फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल का कोर्स लिया है तो 8 महीने आपको पढ़ना रहता है और बाकी के 4 महीने आपका वैकेशन होता है. दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड ऑफ एनी कोर्स. तो ऐसे केस में फर्स्ट करो आप सितंबर में जाते हो, देन यू गो इन सितंबर से जनवरी तक एक सेमेस्टर होगा. देन फ्रॉम जनवरी टू मे विल बी द सेकंड सेमेस्टर. देन फ्रॉम मे जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर 4 जो महीने बाकी रहते हैं उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो. तो अभी यहाँ पे ऐसा है कि रिगार्डलेस ऑफ यू नो आपका सेमेस्टर चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप फुल टाइम काम कर सकते हो बिटवीन 15th of November to 30th of December. सो कहने का तात्पर्य है कि नो देयर इज अ बिग रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर ओवर देयर इन कनाडा, नॉट ओनली इन कनाडा बट इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, बिकॉज काफी टाइम से बच्चे जा नहीं पाए हैं और वहां पे देयर इज अ बिग स्कैर्सिटी ऑफ मैन पावर. तो इसीलिए ये लोग ने ये रूल निकाला है. हो सकता है ये रूल को शायद ये लोग एक्सटेंड करें, वी डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ इट इज ओनली कन्फाइंड टू 45 डेज. नंबर 1 ये एक चीज थी. दूसरी एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैं ये इंस्टाग्राम पे रखने वाला हूँ. टुडे फॉर्चुनेटली वी गॉट वीजा, और वीजा तो हर रोज आते हैं 2-3, लेकिन आज जो वीजा हमें मिला है वो वीजा मिला है हस्बैंड को, वाइफ को और बच्चे को साथ में. लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. वाइफ को, हस्बैंड को और बच्चे को साथ में वीजा मिला है. मतलब इन कनाडा इट हैज नेवर हैपेंड दैट अ वाइफ, यू नो, हस्बैंड एंड द किड हैव गॉट द वीजास टुगेदर. स्टूडेंट वीजास की बात कर रहा हूँ, पीआर तो मिलता है लेकिन स्टूडेंट वीजास की बात कर रहा हूँ. अगर तो कहने का तात्पर्य कि सर तो वैसे आप कैसे करते थे? पहले हम ऐसा करते थे कि वी यूज टू सबमिट द फाइल, जैसे कि अगर वाइफ प्रिंसिपल एप्लीकेंट है then we used to submit the file of wife first. Once he completes 2 months or 3 months or 4 months or 1 semester, we used to submit the file of husband और उसको 2-3 महीने के बाद वीजा मिल जाता था. मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो वहां पे गए हुए हैं, तो उसके 4-5 महीने के बाद ही वाइफ या हस्बैंड को वीजा मिलता था. एंड वी यूज टू सबमिट द फाइल वंस अगेन. किसकी? जो स्पाउस जो यहाँ पे रह चुका है, वह रह गया है उसकी. अब ये केस में ऐसा हुआ कि हमने हस्बैंड की, क्योंकि ऐसा आया, उनको ऐसा था कि यू नो दे कैन नॉट स्टे, यू नो वाइफ, यू नो हस्बैंड और यू नो बच्चा जो था वो साथ में नहीं रह पाते थे, वाइफ को पहले जाना था. तो हमने एक रिस्क लिया, वी टुक अ रिस्क एंड वी सबमिटेड द फाइल ऑफ वाइफ, husband and a kid of 1 or 2 years not together. And fortunately we have got the visas of all these 3 people today itself in the morning. I'm going to give the Instagram post on that. But this has never happened in the history of Gujarat, that husband, wife and the kid have got the visas together while submitting the file together. So कहने का तात्पर्य ये है कि इससे
we are opening, this has opened the doors for many couples, who basically were reluctant to submit the file initially कि सर मैं पहले जाना नहीं चाहता था, वाइफ को यहाँ पे रखना नहीं चाहता, या तो वाइफ अकेले जाती तो वहां पे क्या करती। तो ऐसे केस में इससे काफी कंजेक्चर्स, अटकलों को एक समापन हो चुका है, जैसे कि वो लोग साथ में अब फाइल रख सकते हैं। सो दोज हु आर मैरिड, it's a wonderful news for them, they can submit the file together. Okay, any questions, any doubts, students? Yeah, so that we can go ahead with the second phase of our learning. तो हम आगे बढ़ते हैं, let us go ahead with new share. I'm going to take, काफी बच्चे ऐसा थे जो समरी के बारे में पूछ रहे थे कि सर we are facing lots of problems in IELTS summary completion. Now Arundhati, can you read? Yeah, I think she has muted herself. Yes, sir. Yeah, please. So this is IELTS reading summary completion, and let me explain first of all, Arundhati, let me explain you first. In IELTS, reading, there are two types of questions, I mean, there are 15 to 16 type of questions that comes, but, there typically for summary, there are two type of questions: summary without a box, number one, and number two, summary with a box. Now you might ask me, sir, what is summary? So you are given a passage, and the passage is almost of 750 words. I mean, it is even bigger than that sometimes. And summary is going to be relatively very small. देखिए तो ये जो passage on the left hand side is only one paragraph, काफी paragraphs बाकी है, और ये summary तो आप देख सकते हो, summary is only up to ये इतनी छोटी सी summary है. So summary is, ये पूरा जो passage होता है उसका एक निष्कर्ष जो है ये summary के form में होता है. And what you need to do is, इन समरी दो टाइप के मैंने बताया, समरी विथ ए बॉक्स, समरी विदाउट ए बॉक्स. ये समरी विदाउट ए बॉक्स है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ 36, 37, 38, 39 and 40 डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज. सो यू नीड टू फाइंड आउट अ वर्ड दैट विल फिट ओवर हियर. दिस इज व्हाट वी कॉल अ समरी विदाउट ए बॉक्स. दूसरी टाइप की समरी जो आती है वो आती है समरी विथ ए बॉक्स. मतलब you are given a passage, you are given a summary, but there is a small box like this given over here. एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे होता है जहां पे वर्ड्स होते हैं, and these words are synonyms of the words which are given in the passage. They could be synonyms or they could be the conversion of adjective from adverb or adverb from adjective, ऐसा भी हो सकता है. So for example, अगर पैसेज में दिया है स्लो तो यहाँ पे स्लोली हो सकता है, अगर पैसेज में दिया है स्लोली तो यहाँ पे स्लो हो सकता है, और देयर कुड बी सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स बीइंग गिवन, ऐसा भी हो सकता है. सो आई रिपीट, समरी is of two types: summary without a box that you just saw in the previous slide, and this is summary with a box. यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको कि ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रामर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्रामर नहीं होगा तो आप उसको ठीक से कर नहीं पाओगे. यस, अरुंधति, कैन यू रीड? Yes, sir. Skills needed. This type of question tests your ability to skim the summary for general meaning, scan the text for specific information, identify keywords, recognize synonyms, and paraphrasing. These are the 4 skills you need. For example, आपको पूरा पैसेज जो है उसका ओवरऑल क्या मेन आइडिया है वो आपको समझना पड़ेगा. समरी में जो कीवर्ड्स है उसको देख के आपको आंसर देखना पड़ेगा, तो स्कैनिंग का भी इस्तेमाल होगा. कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा ताकि आपको आंसर उसके आजू बाजू मिले. और हो सकता है जैसे मैंने बताया कि समरी विदाउट विथ ए बॉक्स है, उसमें सिनोनिम्स का इस्तेमाल होता है, कभी कभार पैराफ्रेजिंग किया जाता है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम वर्ड or the same sentence to come in the passage. The sentence is either paraphrased, or if the sentence is not paraphrased, then the synonyms of the words are given. तो आपकी 4 चीजें काम लगेगी यहाँ पे: आपकी स्कीमिंग की स्किल्स, स्कैनिंग की स्किल्स, your ability to identify the keywords, and number 4, your ability to recognize synonyms and paraphrasing. तो सर क्या करेंगे इसको, पढ़िए जरा. Summary completion tips. Try to predict the answers before you look at the options or the text. This will help you spot the correct answer. Should the gap be filled with a verb, noun, adjective, or adverb? If your answer makes the sentence grammatically wrong, then you have the wrong answer. Look for synonyms and paraphrases in the text rather than words that directly match.
ओके, सो पहले समरी में क्या करना है कि यू नीड टू रीड द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है पहले पूरी समरी पढ़ लो आप, और आपने क्या करना है आफ्टर रीडिंग द समरी व्हाट यू नीड टू डू इज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। मतलब पहले आंसर नहीं ढूंढना है, पहले ये करना है कि समरी पढ़ के, समरी मतलब कौन सा, लेट मी एक्सप्लेन यू, समरी इज दिस, मतलब आपको जैसे कि ये है, ये समरी है आपकी, इजंट इट? पैसेज अलग चीज है, पैसेज जहां से आपको आंसर मिलेगा। सो लेट मी क्लैरिफाई ऑन दैट, दिस इज द समरी एंड यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज। तो आपको करना ये है कि पहले समरी को पढ़ना है एंड देन यू नीड टू प्रेडिक्ट द आंसर बाय योरसेल्फ। मतलब आप पहले पैसेज में देखो, उसके पहले ये सोचो कि इफ देयर वुड हैव बीन नो पैसेज व्हाट पॉसिबली कुड हैव बीन द आंसर। उससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू गेस वर्क, गेस वर्क बहुत काम हो लगेगा। दूसरा, यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए दो चीजों का, इनफैक्ट तीन चीजों का, एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन, वर्ब एंड एडवर्ब का कॉम्बिनेशन एंड पैसिव वॉइस का कॉम्बिनेशन। अगर कोई सेंटेंस जो है जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बॉय इज अ नाउन, सो गुड इज एन एडजेक्टिव। सो अगर बॉय है और आगे कोई फिल इन द गैप दिया है, समरी दिया है, देन यू शुड नो दैट बिकॉज बॉय इज अ नाउन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज अ वर्ड इज गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज जरूरी है। तो मैं चाहूंगा आप लोग नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन को रिवाइज कर ले। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच गूगल करेंगे तो काफी मिल जाएगा। आई वुड रिकमेंड दैट यू जस्ट गो इट, और ये जो चीज मैं आपको बोलता हूँ उसको करे। आई एम सेइंग एंड यू आर लिसनिंग, एंड इफ यू डोंट डू इट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इफ you have parts of speech knowledge, it will definitely help you out in summary. When I take offline classes, I absolutely ask my students to understand and to be very clear about the parts of speech. दूसरा, ये करोगे तो आसान हो जाएगा। पैसिव वॉइस है तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूटिलाइज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको पता चल जाना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल होना है, तो इससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। सिनोनिम्स और पैराफ्रेजेस को देखिए, सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ के ना ढूंढिए, कीवर्ड तो आपको पता ही है, लेकिन कभी कभार मैंने बताया वैसे कि सिनोनिम्स भी आते हैं, तो आपको उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। ओके, गो अहेड। Yes, sir. Summary completion tips continued. Don't spend too much time looking for the answer to one question. You can't find it, mark what you think it might be, and move on. Focusing on the easier answers is a better use of your time. The answers normally come in the same order as the questions. If you get a list of words, think about the ones that can't be the correct answer because of meaning or grammar. You can then eliminate these words. एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड ना जाया करें। समटाइम्स व्हाट हैपेंस is that if you spend too much of time on one question, the entire group is going to be in danger. मतलब पूरा ग्रुप खराब में आ जाएगा और आप क्या करोगे, दूसरे क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे। पहले जो इजी लगते हैं उसको आप सॉल्व कर दीजिए और बाकी वापस आ सकते हैं उसी क्वेश्चन पे जिसका आंसर पहले आपको नहीं मिलता था। इन समरी द आंसर्स आर यूजुअली गोइंग टू कम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पे एक मैं कैविएट डालना चाहता हूँ, एक एक्सेप्शन होता है। If the summary is taking care of the entire passage, मैंने पहले भी बताया था कि passage is of almost 750 words. तो अगर ये summary पूरे passage को cover करती है, then the answers are always going to be in sequential order. But if the summary is only taking care of a small part or a small paragraph of the entire passage, answer may or may not come in sequential order. तो ये आपको जरा सा समझना पड़ेगा, शायद इसमें sequence में ना आए। दूसरी बात, पहले चेक ग्रामेटिकल में अगर आप नॉलेज होगा तो भी काफी आंसर्स निकल जाएंगे। सो आई ऑल्सो वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट ग्रामर अगर आपका ठीक होगा तो उसमें भी काफी, जैसे कि अगर वर्ब आपको, अगर आपको एडवर्ब चाहिए तो सारे ऐसे वर्ड्स जो एडवर्ब नहीं है वो निकल जाएंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा इफ यू वांट टू गेट द आंसर। नाउ लेट अस डू अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको बताया मैं इसका आपको नॉलेज नहीं देने वाला, आई एम जस्ट टेलिंग दैट दिस इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसको आप एक बार देख लेना, आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस राइट नाउ, so you need to remember this, you need to go through this. इसके भी आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन करेंगे parts of speech, you will get knowledge of parts of speech. I'm not going to teach it right now. Okay, so let us go ahead now. Now I'm going to give you the passage. मैं चाहूंगा इसको आप read कर लीजिए। अरुंधति, can you read? Yes, sir. The state of the You can complete. You need to read the instructions also. Yeah. Complete the summary below. Choose one word only from the text for each answer. Write your answers in boxes 1 to 5 on your answer sheet. Well, now The यहाँ पे, state, sorry, instructions में यहाँ पे very categorically I have told you before also, students, you might be a wonderful reader, you might be very intelligent, but you still could commit a very blunderous mistake
of writing wrong answers if you don't read the instructions properly. यहाँ पे बिल्कुल साफ दिया है कि आपका आंसर एक वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. So you need to be very cautious about this part. Ife is the name of a town in Nigeria. So it's Ife. Is it getting there? Arundhati, it's Ife. Yeah. The state of Ife adjoined the dash in Nigeria and traded a variety of goods, including metals such as dash. Floors in religious buildings were made from bits of dash. There are many surviving examples of dash made of brass or terracotta. The population lived on animal products and crops such as dash. Okay, so just try to imagine क्या आंसर आ सकता है. जैसे कि state of Ife adjoined the dash in Nigeria. So can you tell me what possibly could be the answer over here? I'm not going to read the passage, but इसके बावजूद अगर मुझे आंसर प्रेडिक्ट करना होता तो क्या करता मैं? Can anyone help me out? Can anyone write out what could be the answer? Maybe a This could noun. be this could be a noun, isn't it? Something in Nigeria. That means you are talking about a place, a noun. I hope everybody is trying to understand this thing. Then and traded a variety of goods, including metals such as. So obviously, answer is going to be a metal. क्योंकि such as है तो जाहिर है कोई metal ही होगा. Yes or no, everybody? Arundhati? Yeah. Then what are you going to expect? What answer are you going to expect in third? What's the name? Again a noun. A noun ही होगा. So I know bits of dash, it is going to be made up of. तो कोई चीजों से बना हुआ है तो you are looking for a noun. Then there are surviving examples of dash made of brass. Again noun. brass से या कोई चीज ऐसी जो brass से बनी हुई है. And then the population lived on animal products and crops such as, so you are looking for a crop. ये पहले थोड़ा सा ये काम कर लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. Each and every one of you will find it easier to get the answer. Now I'm going to bring the passage for you and I'm going to give you 5 to 7 minutes to do. Yeah, Arundhati, don't speak. You can also write in the chat box. Yes. आपको आंसर ढूंढना है पैसेज में से एंड यू कैन राइट 1 के सामने क्या है. 1 2 3 4 5. I want everyone to attempt and I'll explain then. Okay. पांचों आंसर्स आप पहले ढूंढ ले और बाद में साथ में ही लिखे तो इट विल बी इजियर.
Sorry. Okay, students, I want answers. Waiting for your answers to come. You can write in the chat box. Okay, very good. I've started getting the answers, people. Okay, shall I explain now, everybody, or you want some time? Write in the chat box. Shall I explain now? Okay, Aurangzeb, you have done it, but yeah, I want answers from everybody. Shall I explain, or you want some time? Students? Aurangzeb, 1 minute. Yeah.
Done. Okay. Yes. Students, there's no need to hurry, but I mean, we want to complete another one as well. That's the reason. Okay, so shall we start now? Okay, let me explain now. Yeah, could you, Arundhati, read very, very slowly? Yes, sir. If a, Perched at the edge of Nigeria's forest is okay, fine. thought So yeah, so let me come down to the question over here. The state of life adjoined the death in Nigeria. Now, Nigeria के कुछ बाजू में है. So बाजू में है, यहाँ पे adjoined है, and यहाँ पे दिया है edge. तो कहाँ पे? Adjoin the death in Nigeria. So this is Nigeria's forest. The answer of this is going to be forest, isn't it? So this is adjoin the forest in Nigeria. यहाँ पे लिखा है edge of Nigeria's forest. Remember one thing, when you copy the word directly from the passage, it has to be copied the way it is written in the passage, unless and until it is, आप जब कॉपी करते हो ग्रामेटिकली फिट नहीं होता. अगर समरी विदाउट ए बॉक्स है, जैसे कि ये केस है, तो ज्यादातर केस में आप जब कॉपी करते हो वो यहाँ पे ग्रामेटिकली फिट होगा ही होगा. तो अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड द राइट आंसर. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी फॉरेस्ट. सो आई एम राइटिंग द फॉरेस्ट ओवर हियर. यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया. देन ओके, फिर आता है यहाँ पे, या कैन यू रीड फर्दर? is thought to have come to prominence through its control of local products, including ivory, gold, and pepper. ओके, सो इंक्लूडिंग आइवरी, गोल्ड एंड पेपर. पेपर मतलब जो मसाला होता है उसको पेपर कहेंगे. आइवरी मतलब इट इज व्हाट वी कॉल एज आइवरी. आइवरी किसको कहेंगे? इट इज Elephant के teeth. एलिफेंट के जो टीथ होते हैं उसको आइवरी कहते हैं. और यहाँ पे लिखा है, इफ यू रीड ओवर हियर, ट्रेडेड अ वेराइटी ऑफ गुड्स, बहुत है, इंक्लूडिंग मेटल्स. तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल्स देखने हैं और एक ही वर्ड चाहिए. सो यू कैन नॉट राइट टू और मोर वर्ड्स. तो यहाँ पे मेटल जो है, so pepper is not a metal, ivory is not a metal, so answer has to be the gold. Is it getting clear everybody? So answer of this is second is going to be gold. ये आपका हो जाएगा gold. Okay, so answer of second is gold. Okay, then floors. Yeah, just a minute, let me read this. Floors in religious buildings were made from bits of desk. Floor किससे बने हुए हैं? तो आगे पढ़िए जरा. By AD 1300, its walled capital was at the peak of its wealth, with many shrines featuring elaborate pavements made of pieces of pottery. Okay, and so rich- yeah, sorry, and a rich tradition. Yeah, so पहले तो floors सर कहाँ है? तो मैंने बताया था कि in summary you cannot expect the same words to come. आपने उसका synonyms, तो floor का मतलब है pavements. Pavements is floor. इसको, तो ये हुआ floor in religious buildings were made from bits of. Where bits का मतलब हुआ यहाँ पे pieces. So bits of, तो यहाँ पे क्या आएगा? Made किससे बना हुआ है? Pottery. So answer of third is going to be pottery. Pottery. Is it clear everybody? Yes or no? Understood? We are going in a sequential order. Please write in the chat box if you have understood, so that I go further. Everybody, have you understood? The answer of first is going to be forest, second is gold, third is pottery. Okay, then मैं यहाँ पे लिखता हूँ, there are many surviving examples. There are many surviving examples of desks made of brass or terracotta. So I'm looking for something which is made up of grass or terracotta. मैं तीसरा जो है वो ऐसा कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो टेराकोटा और ब्रास से बना हुआ है. So can you restart reading from here? And and a rich tradition of creating brass and terracotta sculptures, okay, including yeah. तो क्या बना हुआ है? I want everybody to give me the answer. ऐसी कौन सी चीज है जो ब्रास और टेराकोटा से बनी हुई है? Everybody, what is the thing that is made up of grass or terracotta? Can you help me out, everybody? Yes. So this is going to be sculptures, isn't it? तो एक चीज का याद रहे कि यहाँ पे अगर sculptures है, then you need to make sure that examples, there are many surviving examples of sculptures. तो यहाँ पे sculptures लिखना जरूरी है. You need to write this in plurals or plural rather. You cannot write only sculpture or the answer is going to be marked as a wrong answer, क्योंकि आप यहाँ से copy कर रहे हो और यहाँ पे भी sculptures डालोगे तो it is grammatically correct.
So answer of fourth is going to be sculptures. Okay, then the population lived on animal products. Population animal products पे निर्भर करती थी, and crops such as. तो यहाँ पे जरा पढ़िए जरा. Many of these have survived. Subsistence for the large elite and artisan population appears to have been based upon small livestock and the cultivation of vegetables. तो आप यहाँ पे देखो कि सर क्रॉप्स के बारे में कोई और दूसरा वर्ड ही नहीं है. सो यू माइट बी अ लिटिल बिट हेजिटेंट कि सर कौन सा वर्ड आएगा. क्रॉप्स, तो यहाँ पे क्रॉप्स तो है. स्मॉल लाइव स्टॉक का मतलब तो भेड़ बकरियां जो होती है उसको आप लाइव स्टॉक कहोगे. तो दिस इज नॉट अ क्रॉप, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है. तो इसका आंसर, इसका मतलब आएगा वेजिटेबल्स. क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्रॉप. सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज गोइंग टू बी वेजिटेबल्स. तो ये रहे आपके आंसर. दिस आर द आंसर्स जो यहाँ पे बोल्ड वर्ड्स में दिए हैं. द आंसर ऑफ फर्स्ट इज फॉरेस्ट, सेकंड इज गोल्ड, थर्ड इज पॉटरी, fourth is sculptures, and fifth is vegetables. Is it getting clear or not, everybody? Yes or no? Yes. Understood? Everybody write in the chat box if you understood. Please let me know. Please write in the chat box whether you understood or not so that we can go further. मैं समझ सकता हूँ शायद आपको थोड़ा सा हार्ड लगा हो, लेकिन this is the way it should be practiced out. Okay? I want answers from everybody. Chat box में कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है? I don't understand. I am taking lots of pain to explain you students. I mean, I'm taking lots of pain. All I want is to give me answer in chat box whether you understood or not, and it is not going to be too much pain for you. Yeah, thank you so much for writing. Okay, now shall we go ahead with one more example? Chaliye. Yeah, only third was tricky, Sahani. Yeah, so let us take this. चलिए वापस करते हैं. जस्ट दो इसको जल्दी से कीजिए. आई विल बी टेकिंग द आंसर्स फास्टर. चलिए जल्दी से. इसमें 2 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखने हैं. यू शुड ओनली बी राइटिंग नॉट मोर देन 2 वर्ड्स. Is it done, everybody? It is an easier one. And I'm going to give you a tougher one for the homework.
Okay, fine. So the fourth one is trickier, but the first three are easier. Yeah, can Arundhati read this? The main habitat. The main habitat of the Siberian tiger is in low mountainous areas of the former dash. It hunts a variety of animals, including dash. It is similar genetically to the dash. Russian conservatives want to dash the number of wolves by protecting the Siberian tiger. Okay, so you need to find out के ये पाया जाता है लो माउंटेनियस एरियाज जो पहले उसका नाम कुछ और था. So can you read this? The Siberian. The Siberian tiger can be found in what was the USSR and seems to live mainly on the lower slopes of mountains. So the answer has to come in this line. So ये कहाँ पे है जो पहले कुछ और कहा जाता था? तो answer is going to be USSR. तो वो लो माउंटेनस रीजन्स यूएसएसआर में है. सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज गोइंग टू बी यूएसएसआर. ओके, सेकंडली इट हंट्स अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग. नाउ यहाँ पे as you can see, don't need to write. You can write only 2 words or not more than that. You can even write 1 word, 2 words, but not more than that. So यहाँ पे लिखा है कि it likes to eat, hunts a variety of animals. तो आपको एनिमल्स ढूंढने हैं जो वो हंट करता है. So either you can write wild boar, you can write wapiti, or you can write moose, but you cannot write all the three because then it would be 4 words. So either you write wild boar, or you can write wapiti, it's a type of an animal, or you write moose. That's it. So answer of this is going to be, let us take wild boar. So second answer is going to be wild boar. Now, can you read this? The male. Yes, the male tiger weighs more than the female and is bigger than any other species of tiger. Genetically, it is closely linked to the now extinct Caspian tiger. Okay, so यहाँ पे लिखा है it is similar genetically to. तो जाहिर है ये genetically किससे मिलता हुआ है? Caspian tiger से. So answer of third is going to be Caspian tiger. यहाँ पे third पे Caspian tiger होगा. चौथा किस लिए tricky है मैं समझाना चाहूंगा. Can you read this? Russian conservatives are trying to protect Siberian tigers because they keep the wolf population under control. रशियन कंजर्वेटिव्स जो है वो साइबेरियन टाइगर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि साइबेरियन टाइगर जो है वो वुल्फ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है. वो शायद वुल्फ को मार देता होगा ताकि वुल्फ की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे. तो यहाँ पे लिखा है रशियन कंजर्वेटिव्स वांट टू डैश द नंबर ऑफ वुल्व्स. यहाँ पे आपने वर्ड लिखना है ऐसी कौन सी चीज है. सो यू नीड टू टेल मी इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे आएगा. टू डैश द नंबर ऑफ वुल्व्स. अब आप अपने घर का वर्ड तो नहीं डाल सकते, आपको इसमें से ही डालना पड़ेगा. सो कैन एनीवन टेल मी स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस वन? कौन सी चीज आएगी? कंट्रोल, इजंट इट? देयर इज नो अदर वर्ड देन जिससे और कोई वर्ड ही नहीं है. सो इससे मीनिंग भी बैठ रहा है. सो रशियन कंजर्वेटिव्स वांट टू कंट्रोल द नंबर ऑफ वुल्व्स बाय प्रोटेक्टिंग द साइबेरियन टाइगर. वेरी गुड. सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. ये उसका आंसर होगा और मैं चाहूंगा सारे बच्चे बिल्कुल रहे. So this is going to be your answer. पहला है USSR, दूसरा इन तीनों में से कोई भी एक, कैस्पियन टाइगर, एंड फोर्थ इज कंट्रोल. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिफिकल्ट टास्क स्टूडेंट्स. मैं ये एक डिफिकल्ट टास्क दे रहा हूँ. मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले. एंड ये डिफिकल्ट इसलिए कि आंसर इसमें सीक्वेंस में नहीं है. द आंसर्स आर नॉट नेसेसरली इन द सीक्वेंस. मैंने ये डिफिकल्ट चुना है आपके लिए और इसमें टोटल 10 है और ये है समरी विथ ए बॉक्स. मतलब आपको आंसर इसमें से ढूंढने पड़ेंगे. जो नीचे जो बॉक्स है उसमें से आपको आंसर निकालने पड़ेंगे. मैं चाहूंगा आप इसके आंसर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए एंड यू कैन व्हाट्सएप दिस आंसर्स टू मी प्रॉब्ली बाय टुमारो एंड आई विल बी सेंडिंग यू द राइट आंसर्स डे आफ्टर टुमारो. मैं चाहूंगा इसको आप व्हाट्सएप करें. इफ इट इज पॉसिबल अभी आप अगर बैठ सकते हो घर पे तो आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे. 10 आंसर्स है. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ. आई वांट एवरी वन ऑफ यू. मैंने काउंट कर लिए कितने बच्चे हैं. सारे के सारे बच्चे इसका आंसर देंगे. डिफिकल्ट है लेकिन मैं चाहूंगा सारे बच्चे इसका आंसर दे. सो आई होप एवरीबडी हैज टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन. बहुत अच्छा पैसेज है, काफी मजा आएगा इसको करने में. एंड आई वांट यू पीपल, या यू कैन राइट, सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप. जहां से ये लिंक आई है उसी पे आप भेज दो आंसर. पहले का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, एंड देन आई विल बी सेंडिंग यू द राइट आंसर्स प्रॉब्ली डे आफ्टर टुमारो. लेकिन कल दोपहर 11 बजे तक अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा. Yes, I want everybody to take a screenshot of this before we complete the lecture. हो गया सबका? Have you taken all of you? No, I want everyone to take a screenshot. Chat box में लिख दो yes.
स्क्रीनशॉट लेना आता ही होगा आपको शायद। वेरी गुड, एंड प्लीज गिव मी द आंसर्स, सेंड मी द आंसर्स, बहुत अच्छा है। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इसमें आपका ग्रामर का नॉलेज काफी काम लगेगा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वांट एवरीबॉडी जो मई में और जनवरी में, मई में और सितंबर में जा रहे एप्लीकेशंस चालू हो चुके हैं, अगर आप मुझे मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। अगर आप सितंबर में जाना है और फरवरी में या मार्च में बताएंगे तो सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा आप लोग मुझे मिले। I visit Gurukul Center in the evening. I am here at Ashram Road Center in the morning and in the evening for certain portion of time. Please आके मुझे मिले। आपके मई और सितंबर के ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। Please don't delay in applications. And yeah, if you've taken the screenshot, I will like to complete or मैं lecture को खत्म करना चाहूँगा। I hope you enjoyed the lecture today, students, everybody. Yes, sir. Yeah, thank you, Arundhati, for reading. You have been of great help to me. Thank you. Yes, sir. Okay, thank you, students. Thank you so much, students. I hope you have taken a leap out of this. और दूसरी important चीज मैंने जो ऐसे बताया था उसको भी, आप ऐसे को भी आप एक बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वो भी काम लगेगा, उस ऐसे को भी लिख सकते हैं वापस। And I hope you all have a wonderful weekend. Thank you so much, students.